Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome back to macroeconomics lecture number 6. पहले की तरह चंद मिनट के लिए हम पिछले लेक्चर पे बात करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे कि हमने क्या सीखा पिछले लेक्चर में। उसके बाद आज के लेक्चर को शुरू करेंगे और उसको आगे लेके चलेंगे। सो व्हाट वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस लेक्चर, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2-3 लेक्चर्स में हमने बात की कि किसी मुल्क में नेशनल इनकम जो है, जीडीपी जो है, कहाँ से आती है, कहाँ कैसे पैदा की जाती है, हाउ वी प्रोड्यूस नेशनल इनकम इन एन इकानमी, एंड देन व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस नेशनल इनकम, और किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड आखिर पे हमने ये भी देखा कि हाउ द आउटपुट इज यूज्ड on how the national income is used in an economy or in a country। तो ये चीज़ें हमने सीखी, और पर्टिकुलरली पिछले लेक्चर में जो हमने बात की, हमने ये कहा कि जो इंटरेस्ट रेट है दैट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बोथ द गुड्स मार्केट एज वेल एज इन द लोनेबल फंड्स मार्केट। तो हमने 2 मार्केट्स की बात की, और दोनों मार्केट्स में हमने कोशिश की कि इक्विलिब्रियम डिटरमिन करें कि कहाँ पे मार्केट में तवाज़ुन होता है। और हमने देखा गुड्स मार्केट में तवाज़ुन पहले हमने देखा कि जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है, और वहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है। और वहाँ जब हमने इक्वेशन डिटरमिन की तो उसमें हमने देखा कि बाकी तमाम के तमाम वेरिएबल एक्सोजिनस थे, गिवन थे। द ओनली रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज द वेरिएबल व्हिच वाज अफेक्टिंग द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड डिटरमिन इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट। और इसी तरह हमने ये भी देखा लोनेबल फंड्स मार्केट में द फाइनेंशियल मार्केट किस तरह से इंटरेस्ट रेट रोल प्ले करते हैं इन द डिमांड ऑफ फंड्स, लोनेबल फंड्स एंड द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। तो उस मार्केट में भी हमने इक्विलिब्रियम डिटरमिन किया और ये देखा कि इंटरेस्ट रेट आल्सो प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट मार्केट आल्सो। उसके बाद जब हमने दोनों मार्केट्स को इकट्ठा किया तो हमने ये देखा द इंटरेस्ट रेट जो है कि उसने दैट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड दैट एडजस्ट टू इक्वेट द डिमांड for and supply of both the goods and services as well as loanable funds market। तो R जो है was playing an important role to equate these two goods market, these two markets at an equilibrium situation। उसके बाद हमने ये देखा कि डिक्रीज इंटरेस्ट रेट प्ले एज वी सेड दैट, जैसा कि मैंने कहा कि इंटरेस्ट रेट एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ए डिक्रीज इन नेशनल सेविंग विल कॉज द इंटरेस्ट रेट टू राइज एंड इन्वेस्टमेंट टू फॉल। राइट, जब अगर सेविंग में किसी मुल्क में कमी वाक़ होती है तो क्या होता है, जब सेविंग में कमी वाक़ होती है तो इंटरेस्ट रेट राइज कर जाता है, ताकि लोगों को इंसेंटिव मिले, मोटिवेशन मिले टू सेव और टू डिपॉजिट और पुट देयर मनी इन द बैंक्स। एंड इन्वेस्टमेंट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से कम हो जाती है। तो इसका भी इफेक्ट देखा और इसको हमने शो किया, ग्राफिकली भी देखा कि किस तरह से अगर सेविंग की तब्दीली की वजह से सप्लाई ऑफ डिमांड ऑफ लोनेबल फंड्स में तब्दीली आती है और शिफ्ट करता है, और हाउ द इक्विलिब्रियम चेंजेस। एंड देन वी हैव आल्सो सीन इन द प्रीवियस लेक्चर एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड। अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड में इजाफा हो जाता है किसी इकानमी में, किसी कंट्री में, तो क्या होता है, दैट काजेज द इंटरेस्ट रेट टू राइज। उससे इंटरेस्ट रेट में क्या होता है, इजाफा होना शुरू हो जाता है, बट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने ये भी कहा कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट उससे इफेक्ट नहीं होगी, सेम रहेगी, बट इट विल द इंटरेस्ट रेट विल बी चेंज बिकॉज the supply of loanable fund is fixed, so there will not be a change in the equilibrium level of investment। तो this was all about the previous lecture। हमने ये देखा कि कहाँ से इनकम आती है, कैसे उसको डिटरमिन किया जाता है, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, what are the factors of production that are used to produce that good, and how output is divided or distributed। उन फैक्टर्स में किस तरह से आउटपुट को तकसीम किया जा सकता है, and then how
that output is used इन द इकानमी। तो ये जो चीज़ें थी इन पे हमने कुछ पिछले लेक्चर्स में बात की। आज जो है हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे एंड विल ट्राई टू स्पेंड फ्यू लेक्चर्स, 2-3 लेक्चर्स उस पर हम करेंगे इंशाल्लाह। दैट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट इन द लॉन्ग रन, बिकॉज आपको अंदाज़ा है कि वी आर डिस्कसिंग इकानमी इन द लॉन्ग रन। तो एक नए टॉपिक की शुरुआत स्टार्ट करते हैं उसको। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ द न्यू टॉपिक एंड विल डिस्कस how economic growth is determined, why economic growth is important parameter, why we need to study or know about the economic growth। इस पे हम बात करेंगे। इसमें एक particularly we'll discuss the basic model of economic growth, which is Solow growth model, जो that was the basic of growth theories in economics, एंड उसको आगे लेके चलेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अब इसमें वाई वी नीड टू डिस्कस ग्रोथ, बिकॉज यू नो जब भी आप एज इकानमिस्ट मुख्तलिफ ममालिक की देखना कंपेयर करना चाहते हैं, हाउ डिफरेंट इकानमीज आर ग्रोइंग, what are the differences in income of different countries, why the standard of living in people is different, how the income of per capita income is different among different nations, among different economies. For all these purposes, you need to compare, you need to look at the gross domestic product of different countries. The gross domestic product of the country is very very important parameter। ये हमें बताता है, इससे हमें मुख्तलिफ ममालिक की इकनॉमिक ग्रोथ का अंदाज़ा होता है कि क्या उन ममालिक में ग्रोथ में इजाफा हो रहा है, नहीं हो रहा, कमी वाक़ हो रही है, स्टेबल है, कांस्टेंट है, राइट। सो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इज़ एन इम्पॉर्टेंट वेरिएबल, जिसको देखने से हम अंदाज़ा कर सकते हैं, वी कैन डिटरमिन कि मुख्तलिफ ममालिक में इकनॉमिक ग्रोथ की क्या सिचुएशंस हैं। इसी तरह और जो दूसरा पैरामीटर है पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम को भी हम देखते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं लिविंग में और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इन डिफरेंट कंट्रीज़, इन डिफरेंट इकानमीज़। सवाल ये पैदा होता है कि सवाल ये पैदा होता है कि डिफरेंट टाइम्स में, डिफरेंट टाइम पीरियड्स में अगर आप कंपेयर करें डिफरेंट इकानमीज़ को, तो मुख्तलिफ ममालिक में नेशनल इनकम में इजाफा हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इजाफा हुआ है, जिससे हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ममालिक ने they have experienced extensive economic growth in different time periods, because मुख्तलिफ ममालिक में इनकम में ओवर द टाइम पीरियड इजाफा हुआ है और इससे इकनॉमिक ग्रोथ उन ममालिक में हुई है। इसी तरह आप कह सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम जो है वो भी मुख्तलिफ ममालिक में तेज़ी से तब्दील हुई है, उसमें भी इजाफा हुआ है, जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत सारे ममालिक में इजाफा हुआ है। तो बेसिकली हम देखना ये चाहते हैं कि इकनॉमिक ग्रोथ कैसे डिटरमिन होती है, what are the factors that can bring a change in economic growth। स्पेसिफिकली हम इसमें ये देखना चाहेंगे कि whenever there is a change in capital में जब तब्दीली आती है तो उससे इकनॉमिक ग्रोथ में कैसे तब्दीली आती है, कितनी तब्दीली आती है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में हमने प्रोडक्शन फंक्शन की बात की थी, प्रोडक्शन फंक्शन हमने देखा, हमने ये कहा आउटपुट जो है इज़ ए फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, राइट। और यहाँ पे हम लेकिन उसमें हमने कैपिटल को कांस्टेंट फिक्स किया, लेबर वाज दी फैक्टर्स ऑफ ओनली वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसी की तब्दीली लेबर में तब्दीली से आउटपुट में हमने तब्दीली को देखा। यहाँ पे हम देखना चाहेंगे स्पेसिफिकली वी आर इंटरेस्टेड, जब हम सोलो ग्रोथ मॉडल, रॉबर्ट सोलो जो है इकोनॉमिस्ट था, उसके मॉडल की जब हम बात करेंगे तो उसमें देखें किस तरह से चेंज इन कैपिटल जब होती है तो इकनॉमिक ग्रोथ में तब्दीली वाक़या होती है। तो ये बेसिकली इस प्रियम्बल है, आप कह सकते हैं, एंड दिस इज़ वाई वी नीड टू स्टडी दिस इकनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज इकनॉमिक ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर कॉन्सेप्ट्स इन इकानमीज़। आप जब डिफरेंट इकानमीज़ की इकनॉमिक ग्रोथ को कंपेयर करना चाहते हैं तो आपको उन इकानमीज़ की पर कैपिटा इनकम भी देखनी पड़ती है, उनकी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल इनकम भी देखनी पड़ती है, एंड देन यू कैन डिटरमिन कि मुख्तलिफ ममालिक में क्यों
what are the differences in economic growth of different countries, what are the factor and why the economic growth is different in different countries. तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, we'll assume that the economy is closed because we want to discuss the solo growth model, और जिसमें हम assume करेंगे कि इकोनॉमी क्लोज है, it's not open to international trade. दूसरी जो चीज़ हम देखेंगे, we'll like to see how the country's standard of living depends on its saving and population growth. तो किस तरह से किसी मुल्क में, किसी इकानमी में सेविंग्स को डिटरमिन किया जाता है, एंड हाउ दीज सेविंग्स आर हाउ दीज सेविंग्स कैन इफेक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन एन इकानमी. इसी तरह आज और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है, उसमें तब्दीली से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या तब्दीली वाक़ होती है. तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं. सबसे पहले थोड़ा सा मैं इन फ्यू स्लाइड्स हम बात करेंगे अबाउट द बैकग्राउंड, व्हाई इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन इम्पॉर्टेंट, व्हाई ग्रोथ इज नेसेसरी फॉर एन इकोनॉमी. तो एज वी नो दैट पावर्टी, बेसिकली पावर्टी जो है क्या है, गुर्बत जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में जो पीपल्स हु आर लिविंग बिलो द पावर्टी लाइन, गुर्बत आगे हम जाके एक दो लेक्चर करेंगे. विल ट्राई टू डिटरमिन व्हाट इज़ द पावर्टी लाइन, कहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, उस लाइन से जो लोग नीचे होते हैं उनको हम गरीब कहते हैं, पुअर कहते हैं, ऊपर जो होते हैं वो they are not considered as a poor people in the society. तो सबसे पहले हम देखेंगे पावर्टी जो है, पावर्टी के लिए किसी मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ की बहुत ज़रूरत होती है. अगर ग्रोथ में इजाफा होता है तो पावर्टी में कमी वाक़ होती है, अगर ग्रोथ में कमी वाक़ होती है तो पावर्टी में इजाफा. सो ग्रोथ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट concept, important variable for an economy to grow or to reduce poverty. तो in the poorest country, आप अगर आप थोड़ा सा इसको देखते हैं कि what is the situation of poverty in different countries, in the poorest 1/5 of all countries, daily calorie intake is 1/3 lower than in the richest 1/5. तो पोरेस्ट कंट्री जो हैं, जो गरीब ममालिक हैं, उनमें जो डेली की जो कैलोरी इनटेक है वो लोअर है एज़ कम्पेयर टू 1/3 लोअर है एज़ कम्पेयर टू दी रिचेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट. तो जो डेली कैलोरी इनटेक यानी कि एक दिस इज़ वन ऑफ द अप्रोच, कैलोरी इनटेक इज़ वन ऑफ द अप्रोच टू मेजर पॉवर्टी. हम ये कहते हैं कि मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट है, किसी बंदे को, किसी आदमी को इतनी कैलोरीज इनटेक करनी चाहिए टू सर्वाइव टू लिव इन दिस वर्ल्ड, राइट. अगर वो उससे कम लेता है तो इट मीन्स को जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी नहीं हो रही होती और उसको हम गरीब या पुअर कंसीडर करते हैं. तो इसमें ये कहने का मकसद ये है कि इफ़ वी कंपेयर द पोअरेस्ट कंट्री एंड द रिचेस्ट कंट्री, तो हम ये कह सकते हैं कि डेली की जो कैलोरी इनटेक है इज़ लेस दैन द रिचेस्ट कंट्री. सिमिलरली एक और जो पैरामीटर जो गुर्बत में इजाफे का बायस बनता है, दैट इज़ द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ 2000 per 1000 बर्थ्स, यानी कि 2000 में से 200 बच्चा ऐसा है जो कि उसकी डेथ हो जाती है. दैट इज़ द मोर्टेलिटी रेट इन द डेवलपिंग कंट्रीज कंपेयर टू 4 per 1000 बर्थ्स इन द रिचेस्ट 5th कंट्रीज. लेकिन डेवलप कंट्रीज़ की बात करें, डेवलप्ड सोसाइटी की बात करें, तो वहाँ पे सिर्फ जो 1000 में से है 4 बच्चों में उनकी डेथ्स होती हैं. मोर्टेलिटी रेट इज़ 4 per 10,000. बट इन केस ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज, डेवलपिंग कंट्रीज, द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ 200 विच इज़ क्वाइट हाई अगर आप कंपेरिजन करें विद द डेवलपिंग कंट्रीज. तो दीज आर सम ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, द पैरामीटर जो कि मैं बताते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में गुर्बत में इजाफा हो रहा है. और दिस टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ वेरी नेसेसरी टू रिड्यूस पॉवर्टी, टू रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. जब इकोनॉमिक ग्रोथ में इजाफा होता है तो इन पैरामीटर्स में कमी वाक़ होती है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ में कमी वाक़ होती है तो इन पैरामीटर्स में इजाफा होना शुरू हो जाता है. इन पाकिस्तान अगर बात करें पावर्टी की, इन केस ऑफ पाकिस्तान 83% ऑफ द पीपल लिव ऑन लेस देन $2 per day.
तो which is very high. 15% of people are in Pakistan who are living above than $2 per day requirement जो है which is the poverty line. तो 85% जो है इससे ऊपर रह रहे हैं. 1/4 of the poorest countries have had famines during the past 3 decades. 1/5 of the जो गरीब ममालिक हैं उनमें जो है कहत की सूरत हाल रही है पिछले 3 डेकेड्स में अगर ये बात करें. सो नन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज हैड सच काइंड ऑफ famine और कहत नहीं रहा. Poverty is associated with these operations of women and minorities. Normally developing countries में जो poverty है ये कहा जाता है कि developing ममालिक में, गरीब ममालिक में जो poverty है उसको link up करते हैं with the women और minorities के साथ. उनको oppress करते हैं, उनको depress करते हैं, उनके rights का ख्याल नहीं रखा जाता. तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पावर्टी में मुख्तलिफ ममालिक में इजाफा हुआ है और हो सकता है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ की जब हम बात करते हैं. तो ये कुछ बैकग्राउंड है कि इन चीज़ों को कम करने के लिए इकनॉमिक ग्रोथ जो है इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है किसी मुल्क में, किसी इकानमी में. उसके बगैर पावर्टी में कमी वाक़या नहीं हो सकती, उसके बगैर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कमी वाक़या नहीं हो सकती, उसके बगैर लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेहतर नहीं हो सकता, जो इकनॉमिक सिचुएशन है इकानमी की वो बेहतर नहीं हो सकती. सो economic growth or the growth in gross domestic product is important, essential to reduce or to control these parameters in the economy. Now कुछ और फिगर्स से बात करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से बात करते हैं. अगर हम ये कहते हैं कि इफ़ देयर इज़ ए 10% इंक्रीज इन इनकम associated with a 6% decrease in infant mortality rate, अगर 10% इजाफा होता है इनकम में, नेशनल इनकम में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, तो उससे हम ये कहते हैं कि देयर इज ए 6% डिक्लाइन और डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. तो दिस इज यू कैन सी दैट कि हाउ मच इकनॉमिक ग्रोथ इज इम्पॉर्टेंट. अगर 10% ग्रोथ में इजाफा होता है तो 6% इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कमी बाकी होती है. इसी तरह से एक इनकम ग्रोथ जो है आल्सो रिड्यूसेस पावर्टी. पावर्टी में, गुर्बत में भी इससे कमी वाक़ई होती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया की बात करते हैं और हम देखते हैं कि हाउ ग्रोथ एंड पावर्टी आर रिलेटेड, हाउ ग्रोथ कैन हेल्प टू रिड्यूस पावर्टी इन इंडोनेशिया एंड बाय हाउ मच परसेंटेज. अगर आप देखें, इफ़ यू लुक एट द टाइम पीरियड ऑफ 1984 to 96, 10-12 सालों का जो अरसा है, सो द चेंज इन इनकम पर कैपिटा इन इंडोनेशिया वाज 76%, यानी इजाफा हुआ पर कैपिटा इनकम में. व्हाट हैपेंड टू द पॉवर्टी? द नंबर ऑफ पीपल reduced who were living below poverty line by 25%. तो गुर्बत में 25% कमी वाक़ई हुई. अगर इनकम में इंडोनेशिया में उन 10 सालों में 76% का इजाफा हुआ तो उससे गुर्बत में 25% कमी वाक़ई हुई. सो हम ये कह सकते हैं कि इकनॉमिक ग्रोथ जो है स्टूडेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस और टू combat poverty in the country. पावर्टी को कम करने के लिए इकनॉमिक ग्रोथ में इजाफा बहुत ज़रूरी है. अगर आप नेक्स्ट एक और टाइम पीरियड को देखें 97 to 99, सो देयर वाज ए डिक्रीज इन इकनॉमिक ग्रोथ, -12% कमी वाक़ई हुई. तो उससे पावर्टी में देखें कितना इजाफा, 65%. जस्ट 12% ग्रोथ में कमी से गुर्बत में जो इजाफा है, द पीपल हु वर नॉट पुअर becomes poor and they start living below poverty line, and that was 65%. 65% लोगों में जो गुर्बत में है इजाफा हो गया due to decline in 12% in the national change in per capita income of the country. So change in income growth or economic growth is essential, is important to reduce poverty in the country or in the economy. Just to give you another idea, income and poverty in the world for selected countries, especially for 2000 year for 2000,
and we have a poverty line. On y-axis we are measuring living on $2 per day or less of the percentage of the population. Those वो लोग जो $2 which is the minimum requirement for a person to survive for a day, really for a day, ऐसे लोग, ऐसे इंडिविजुअल जो $2 से कम पे रह रहे हैं उनकी बात करेंगे, और जो $2 से ज़्यादा पे ले रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उनकी बात करेंगे. On x-axis we are measuring income per capita in dollar. So you see that there are number of countries where the people are living less than $2 per day. You can see the country in Kenya, China. We can talk about this Thailand, Brazil, Russian Federation, Chile. Right, so there are a few countries, of course, where there are countries where people are living above than $2 per day, and this may up, you can say India, Nepal, Bangladesh, and so many other countries, Mexico, South Korea, right? So this diagram का मकसद ये है just to give you an idea कि how we can relate poverty और income को कैसे relate किया जा सकता है, poverty को growth के साथ कैसे relate किया जाता है. तो growth जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. जो ही ग्रोथ में इजाफा होता जाता है, इनकम बढ़ती जाती है, तो गुर्बत में कमी वाक़ हो जाती है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बेहतर होता जाता है. अभी जो हमने एनालिसिस किया, हमने जो देखा, इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर ग्रोथ में थोड़ी सी कमी वाक़ होती है तो उससे जो गुर्बत में है कमी, बहुत ज़्यादा कमी वाक़ होती है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत ज़्यादा हद तक इजाफा हो जाता है. तो ह्यूज इफेक्ट होता है ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑन पॉवर्टी ऑफ ए स्मॉल चेंज इन इनकम और स्मॉल चेंज इन इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर हम यूएस इकोनॉमी की बात करें, यूएस की बात करते हैं, तो इन रिचेस्ट कंट्री लाइक द यूएस, if the government policies, अगर government policy ऐसी adopt करती है, of shocks have even a small impact on long run growth, they will have a huge impact on overall standard of living in the long run. तो अगर कोई US गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है in order to control shocks in the economy, शॉक्स को कंट्रोल करने की कोई नई पॉलिसी ली जाती है, जिससे अगर उस पॉलिसी का थोड़ा इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ पे, इनकम पे लॉन्ग रन में, लेकिन it has a huge impact on the standard of living and poverty in the long run. कहने का मकसद ये है कि अगर ग्रोथ में थोड़ी सी भी तब्दीली वाकई आती है लॉन्ग रन में, एक ख़ास अरसे में इकानमी में, तो उसका जो इम्पैक्ट है पॉवर्टी पे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे बहुत ज़्यादा होता है. सो देयर इज़ ए ह्यूज इफेक्ट ऑफ ए स्मॉल चेंज इन ग्रोथ इन इनकम ऑन पॉवर्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ए कंट्री और इन एन इकानमी. हम ये कह सकते हैं कि एक छोटा सा भी चेंज आती है, थोड़ी सी भी तब्दीली आती है इकोनॉमिक ग्रोथ में, इनकम में, तो उससे गुर्बत में कहीं ज़्यादा तब्दीली आ जाती है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी तब्दीली आ जाती है. जस्ट टू गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, फर्स्ट कॉलम में देखें, अगर हम इस टेबल में अगर आप देखें, आप जो आपको नज़र आ रहा है सामने स्लाइड में, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इनकम पर कैपिटा इन द फर्स्ट कॉलम. दूसरे कॉलम में हमारे पास है परसेंटेज चेंज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ओवर द टाइम पीरियड, जिसमें हमने टाइम पीरियड को 3 हिस्सों में तकसीम किया है. 25 ईयर्स के बाद क्या सूरत हाल होगी, और 50 ईयर्स के बाद क्या सूरत हाल होगी, और 100 ईयर्स के बाद क्या सूरत हाल होगी इकानमी में अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अगर हम ये कहते हैं कि इफ़ द ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम इज़ 2% एनुअली, अगर 2% एनुअली ग्रोथ रेट होती रहती है पर कैपिटा इनकम में, यानी पर कैपिटा इनकम में 2% से इजाफा होता रहता है हर साल, तो उससे 25 साल के बाद जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इजाफा होगा, दैट इज़ 64%. 50 सालों के बाद उसी 2% के साथ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इजाफा है 169%. 100 ईयर्स के बाद जो इजाफा होगा, दैट इज़ 624% इन आफ्टर 100 ईयर. इफ़ the income continue to grow at the same rate which is 2%. तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग रन में, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में कहा, कि अगर if there is a small change in income growth,
or economic growth of an economy, it has a huge impact on the standard of living in the country or in the economy in the long run. तो लॉन्ग रन में बहुत हद तक तेज़ी से उसमें इजाफा हो जाता है. एक और एग्जांपल देखते हैं कि सपोज द ग्रोथ रेट ऑफ इन पर कैपिटा इनकम इज 2.5%, हाउ इट affects the standard of living of the people in the economy in the society over the time period. तो 25 सालों के बाद अगर हम इसको मैयर करेंगे, उसको देखेंगे, तो जो 2.5% ग्रोथ के साथ 25 सालों के बाद जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें 85.4% तक इजाफा हो जाता है. 50 साल के बाद अगर हम उसको मैयर करेंगे तो 243.7% इजाफा होता है. और 50 सालों के बाद वो जो इजाफा 100 सालों के बाद जो इजाफा है उसमें 1000+ % इजाफा हो जाता है. आप देखें ग्रोथ में कितना इजाफा हुआ फ्राम 2 to 2.5%. लेकिन अगर आप कंपेयर करें कि 25 सालों में जब 2% ग्रोथ है तो 64% स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इजाफा हो गया, बेहतरी आ गई. लेकिन अगर ग्रोथ रेट में थोड़ा सा इजाफा होता है यानी कि 2 से 2.5% हो जाता है तो 85% उसमें जो है 25 साल के बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इम्प्रूवमेंट आती है. तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो डिफरेंस है, टीनी डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंस इन ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम ब्रिंग ए ह्यूज डिफरेंस, अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ऑलमोस्ट 20% में इजाफा, 0.5% ग्रोथ में इजाफा हुआ है, अबाउट 20% इजाफा उसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हो जाता है आफ्टर 25 ईयर्स. इसी तरह देखें 50 सालों में, देखें कि 50 साल में अगर कितना इजाफा हुआ है, जस्ट स्मॉल चेंज इन पर कैपिटा ग्रोथ रेट जो 2 से 2.5% हुई है. 50 साल के बाद जो तब्दीली उसमें आएगी 2% के साथ 169% है और 2.5% के साथ 243% है. तो किस हद तक इजाफा हुआ है? बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है. यू कैन से मोर देन इवन 100%. सिमिलरली आफ्टर 10 ईयर्स इट्स 400% का इजाफा हो गया है. तो whenever there is a small change in economic growth or growth in per capita income, तो उसका जो इम्पैक्ट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे उससे लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा होता है. कहीं किसी यानी कि ह्यूज इम्पैक्ट होता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है उस इकोनॉमिक ग्रोथ का. So this is just an example to tell you that how the small change in growth or how the small change in per capita income can bring a huge or big change in the standard of living of the people in the society, in the economy over the long run. If and we'll continue with this and give you another example. If the annual growth rate of US real GDP per capita had been just 1/5 of the 1% higher during 90s, then the US would have generated an additional 449 billions of income during that decade, right? So this small change will bring a huge change in the overall additional income which was generated in the US economy over the time period. That was 449 billion US dollar. So what are the lessons of the growth theory? It can have a positive difference in the lives of hundreds of millions of people, and these lessons help us to understand why poor countries are poor. तो हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं जब ग्रोथ को कंपेयर करते हैं, पर कैपिटा इनकम में चेंज को कंपेयर करते हैं, जीडीपी ग्रोथ में कंपेयर करते हैं अमंग द कंट्रीज, बिटवीन द कंट्रीज, तो हम अंदाज़ा कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वाई द पीपल आर poor countries and how the government can design policies, what policies are required by the government that can help to grow the economy, ताकि इकोनॉमी ग्रो करे. इकोनॉमी जब ग्रो करेगी तो इनकम, पर कैपिटा इनकम में लोगों में इजाफा होगा और गुर्बत में कमी वाक़ हो जाएगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों को बेहतर होगा. इट आल्सो हेल्प्स टू लर्न हाउ आवर own growth rate is affected by shocks and our own government policies. तो ग्रोथ को जब आप देखते हैं, ग्रोथ थ्योरी को जब आप स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो
आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह से आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, आपकी अपनी कंट्री की पॉलिसी, इकोनॉमी की जो पॉलिसीज़ हैं, किस तरह से ग्रोथ को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, और हाउ द शॉक्स जो इकोनॉमी में आते हैं, फ्लक्चुएशंस जो आती हैं, रिसेशन और बूम की जब हम बात करते हैं तो वो किस तरह से इकोनॉमी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो सो फार जो हमने डिस्कस किया, हमने ये जितनी भी बातें की, पॉवर्टी की बात की, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की, पर कैपिटा इनकम की बात की, ग्रोथ की बात की, तो ये चीज़ें बताने का मकसद ये था कि इनका क्या रिलेशनशिप है आपस में। बताने का मकसद ये है कि ग्रोथ की इम्पोर्टेंस क्या है, वाई ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट फॉर एन इकोनॉमी, फॉर ए कंट्री, और किस तरह से ये हमारी जो है हेल्प कर सकती है, किस तरह से हम डिफरेंट ममालिक की लिविंग को, पॉवर्टी को कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमें ग्रोथ का पता हो तो हम उनको भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ग्रोथ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है इकानमी में, और इसी से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्यों डिफरेंसेस हैं डिफरेंट इकानमीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में, इन देयर पर कैपिटा इनकम एंड इन देयर standard of living, and also in the poverty of different countries. So after discussing this background and telling you importance of growth, कि growth क्यों important है किसी मुल्क के लिए, किसी इकोनॉमी के लिए, और किस तरह से ये हेल्पफुल होती है डिफरेंट इकोनॉमीज को, डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, उनका मुवाजना करने के लिए, उनमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मुवाजना करने के लिए किस तरह से ये इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस अंदाजे के बाद हम ये समझते हैं कि हमें डिटेल जो है इसका पता होना चाहिए कि क्या इस मॉडल्स क्या हैं, किस तरह से ग्रोथ डिटरमिन होती है, किस तरह से इसमें तब्दीली आती है, किस तरह से कौन सी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे ग्रोथ में तब्दीली आए, चेंज आए, और लोगों के हालात बेहतर हों, गुर्बत में कमी वाक़या हो। तो सबसे पहले मैं, जैसा कि मैंने कहा शुरू में जब हम बात कर रहे थे, तो इसमें हम सोलो ग्रोथ मॉडल को हम डिस्कस करेंगे। आज हम उसको शुरू करेंगे और विल कंटिन्यू विद दिस मॉडल इन द कमिंग लेक्चर्स आल्सो। रॉबर्ट सोलो क्या है, इकोनॉमिस्ट था, उसने 1960s में 1958 में एक मॉडल दिया था जिसे सोलो ग्रोथ मॉडल के नाम से, दैट वाज बेसिकली द स्टार्टिंग मॉडल ऑफ ग्रोथ, the starting model of in growth theories. Solow is also a Nobel Prize winner for the contribution to study the economic growth. Now, what was the major basically this paradigm of that model of Solow? We can say that it is widely used in policy making. It was the benchmark which most recent growth theories are compared. It was the model. अब recent जितनी भी growth theories आई हैं, जो new growth theories आई हैं, endogenous growth theory जो late 60s में, 90s में, 70s में आई, और जो उसके बाद जो growth theories आई हैं, mostly को जब डिस्कस किया जाता है तो उनको कंपेयर किया जाता है सोलो ग्रोथ मॉडल के साथ, कि सोलो ने ग्रोथ के बारे में क्या कहा था, उसने कैसे ग्रोथ को डिटरमिन किया था। तो जितने भी मॉडल लेटेस्ट आए हैं या ग्रोथ थ्योरीज आई हैं, उनको कंपेयर किया जाता है विद द सोलो मॉडल। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल इन एज फार एज इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंसर्न, एज फार एज थ्योरीज ऑफ ग्रोथ कंसर्न। तो बेसिक स्टार्ट मॉडल था, और उसके बाद जितनी भी थ्योरीज आई, जितने भी मॉडल्स आए, उनको कंपेयर किया जाता है विद द सोलो मॉडल। इट लुक्स क्या इसमें हम देखते हैं, क्या किस चीज़ को ये एड्रेस करता है मॉडल। बेसिकली इट लुक्स एट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन एन इकोनॉमी। किस तरह से ग्रोथ को डिटरमिन किया जाता है, क्या फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ को डिटरमिन करती हैं, ग्रोथ में हमें बताती हैं कि ये चीज़ें हों, इन चीज़ों में इजाफा हो तो इकोनॉमिक ग्रोथ में इजाफा होता है, इन चीज़ों में कमी वाक़ हो तो इकोनॉमिक ग्रोथ में कमी वाक़ होती है। तो क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं which are the cause of economic growth, and how economic growth can affect the standard of living in an economy in the long run, right? तो ये basically हमें बताता है कि डिटर्मिनेंट्स क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ के, और किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इफेक्ट कर सकते हैं इकोनॉमी में इन द लॉन्ग रन। तो दिस इज बेसिकली व्हाट द सोलो मॉडल टॉक्स अबाउट। सोलो इज द मॉडल अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ, अबाउट द ग्रोथ, एंड वाज
given by Robert Solow, and he wrote a paper in which he gave this Solow model about the growth, and that is the base. That model is considered as a base, is the starting point or the first model of economic growth in growth theories. How that model is different, how Solow model is different, तो कुछ चीज़ों के वजह से, कुछ फैक्टर्स की वजह से हम कह सकते हैं कि that model is different from the existing other models growth or the previous model. इसमें ये कहा गया है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, हमने देखा था, हमने प्रोडक्शन फंक्शन की बात की, हमने ये कहा था कि प्रोडक्शन फंक्शन इज आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, और हमने ये कहा कि कैपिटल इज फिक्स्ड. तो यहाँ पे सोलो ने ये कहा कि कैपिटल इज नो लॉन्गर फिक्स्ड, इन्वेस्टमेंट कॉज इट टू ग्रो एंड डेप्रिसिएशन जो है इट कॉज इट टू श्रिंक. सो दो फैक्टर्स हैं. जो पहला डिफरेंस है इस मॉडल का दूसरे मॉडल के साथ, सोलो ने ये कहा था कि कैपिटल जो है इज नो लॉन्गर फिक्स्ड, इट इज वेरिएबल, इट इज चेंजेबल, इट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स. और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कैपिटल को इफेक्ट कर सकते हैं? उसने कहा दो फैक्टर्स हैं, दो पैरामीटर्स हैं जो कि चेंज ला सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं कैपिटल को. वो कौन कौन से फैक्टर हैं? एक इन्वेस्टमेंट में जब तब्दीली आती है कंट्री में, इकानमी में, तो उससे कैपिटल में तब्दीली आती है. यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट में इजाफा होता है तो कैपिटल में इजाफा होता है, अगर इन्वेस्टमेंट में कमी वाक़ई होती है तो कैपिटल में भी कमी वाक़ई होती है. इसी तरह दूसरा फैक्टर वो जो कहता है दैट इज द डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल. राइट, जब आप प्लांट लगाते हैं, कोई मशीनरी उसमें इंस्टॉल करते हैं, तो ज़ाहिर है कैपिटल जो यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट जो यूज़ करते हैं, तो वो डेप्रिशिएट होता है ओवर द टाइम पीरियड, उसकी वैल्यू में कमी वाक़ई होती है. राइट, तो डेप्रिसिएशन अगर ज़्यादा होगी तो कैपिटल में कमी वाक़ई होती है, डेप्रिसिएशन कम होगी तो कैपिटल में ज़्यादा था. तो डेप्रिसिएशन भी जो है is also a determinant of capital, and most of the time depreciation causes it to shrink. This is one of the difference of the Solow model from the other models of economic growth. दूसरा जो difference है, L is no longer fixed. जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि सोलो ने सेविंग्स और पॉपुलेशन को रोल देखा, ग्रोथ में क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या है, किस तरह से सेविंग्स और पॉपुलेशन ग्रोथ किसी मुल्क में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं. इसमें ये कहा गया है, इस मॉडल में ये बताया गया कि एल जो है फिक्स नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन में इजाफा होता रहता है, तो इससे लेबर में भी तब्दीली वाक़ई होती रहती है, लेबर में भी चेंज आती रहती है. सो वी कैन से दैट एल इज़ नो लॉन्गर फिक्स्ड. तीसरा जो डिफरेंस है इस मॉडल का फ्रॉम द अदर मॉडल्स इज द कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन इन ए सिंपलर फॉर्म. राइट, जिसमें कहा गया है कि कंजम्पशन फंक्शन इज ए प्रोपोर्शन टू इनकम, प्रोपोर्शन ऑफ सेविंग, आल्सो प्रोपोर्शन ऑफ सेविंग. तो इट इज द सिंपल फॉर्म में बयान, जिसको थोड़ी देर में हम इसको देखेंगे कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ दैट कंजम्पशन फंक्शन विच इज गिवन बाय सोलो. तो तीन तरह से हम कह सकते हैं डिफरेंसेस हैं. चौथा जो डिफरेंस है ऑफ द सोलो मॉडल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मॉडल is about that there are no there is no government expenditure, and there are no taxes. Only to simplify the presentation we can still do fiscal policy experiment, but here in Solow model it is assumed that there is no government expenditure, उनको fixed exogenous given consider किया गया है, और there are no taxes. और देर आर स्मॉल कॉस्मेटिक डिफरेंसेस, स्मॉल डिफरेंसेस के जैसा कि हमने कहा है कि कैपिटल जो है पर वर्कर कैपिटल यूज़ किया गया है, जो जैसे कि आगे जाके हम देखेंगे आउटपुट जो है पर वर्कर आउटपुट या पर कैपिटा आउटपुट ली गई है. तो दैट इज़ दीज आर द स्मॉल cosmetic difference of the Solow model from the previous model. So these are the major differences of Solow model from the existing model in growth or from the previous model of growth. Now we start to discuss the Solow model. हम Solow model को अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि what is all about Solow model, किस तरह से economic growth determine होती है, what are the factors that determine economic growth,
इन द इकानमी। सोलो ने इसके बारे में क्या कहा, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट टू डिस्कस द एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन इन एग्रीगेट टर्म्स। वी कैन राइट द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द इकानमी, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी हमने देखा। वी कैन राइट द प्रोडक्शन फंक्शन as y is a function of capital and labor. Now the output is determined by these two factors of production in an economy, that is capital and labor. If we say that, okay, if we divide this equation by L on both sides, so we can come up with a new equation. एक नई equation हमारे पास आ जाएगी। हम ये कहते हैं कि suppose the production function y is a function of capital and labor, right? Now suppose y, small y is equal to y over L, that is the output per worker, and small k is equal to capital K over L, that is the capital per worker. So we can write this equation that small y is equal to, small y will be equal to simply f into k into 1. So small k into 1, where small y is the output per worker and small k is the capital per worker, right? Assume that, if we assume that there are constant return to scale, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि constant return to scale क्या होते हैं, कि अगर आप इनपुट को इजाफा करते हैं with the same अगर इनपुट में इजाफा आता है 5% से, अगर आउटपुट में भी इजाफा उतना आता है, तो हम कहते हैं कि there are constant return to scale. Now suppose if we increase capital and labor by a z factor, and then the output will also be increased by z factor, and for any given z, that is positive, because positive means we are increasing z, we are increasing inputs by z factor. जब z factor से उसमें इजाफा होता है तो output में भी z factor से इजाफा होता है। Now suppose z is 1 over L, जब आप z और 1 over L करेंगे तो आपको इस इक्वेशन जो प्रोडक्शन फंक्शन है y is equal to f into kl, तो यू डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 1 over L, जैसे क्योंकि हमने ये कहा है कि अगर z एक ऐसा फैक्टर है जिससे आप इनपुट में इजाफा करते हैं तो आउटपुट में भी उससे इजाफा होता है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि z इज इक्वल टू 1 over L, तो दोनों साइड पे 1 over L से आप इसको डिवाइड करेंगे। y over L इज इक्वल टू f k over L, 1, L over L is 1. So small y is a function of small capital, and into 1. So we can write this that y is a function of small k, where fk is equal to f into k1. So we can say that that the output per worker जो है, जो small this y है, is a function of small k, output per worker is a function of capital per worker, यानी कि capital is one of the major factor here in solo model, जो कि इनकम को, पर कैपिटल इनकम को डिटरमिन करता है। चलें इसको आगे लेके चलते हैं। इस मॉडल को डिस्कस करने के लिए नो द प्रोडक्शन फंक्शन, आप यू कैन फ्रॉम प्रोडक्शन फंक्शन विल टेक दिस शेप। इफ़ यू रिमेंबर, पिछले अगर लेक्चर को अगर याद करें तो वहाँ पे भी हमने प्रोडक्शन फंक्शन का कर्व बनाया था, लेकिन उसमें हमने ये कहा था कि y इज़ ए फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, जहाँ पे हमने कैपिटल को फिक्स किया था, लेबर जो है वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था जिसमें तब्दीली से आउटपुट में तब्दीली आती थी। अब यहाँ पे क्या है कि हमने ये कहा कि कैपिटल जो है उसमें तब्दीली आने से आउटपुट में जो तब्दीली आती है उससे हम जो प्रोडक्शन फंक्शन डिटरमिन करेंगे, दैट इज़ द प्रोडक्शन फंक्शन गिवन बाय सोलो, रॉबर्ट सोलो इन हिज मॉडल। जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस पे क्या हम मेजर कर रहे हैं, हम आउटपुट पर वर्कर हम ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, कैपिटल पर वर्कर। अब जैसा कि पिछले स्लाइड में हमने कहा कि आउटपुट पर वर्कर इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल पर वर्कर। अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन, इन दोनों को मिलाते हैं तो यू विल गेट ए प्रोडक्शन फंक्शन। अब इस प्रोडक्शन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस प्रोडक्शन फंक्शन इज दैट अगर आप प्रोडक्शन प्रोसेस में कैपिटल में इजाफा करते जाते हैं तो आउटपुट पर वर्कर में तो इजाफा होता है, बट each additional unit of capital give less output per worker as compared to previous worker. So it means that the
marginal productivity of capital per workers diminishes और marginal productivity of per worker में क्या होता है, कमी वाक़ होती है. Marginal product of capital is negative, उसमें कमी वाक़ होती है. And this is because law of diminishing marginal returns के अगर आप इन किसी इनपुट को प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको इजाफा करते जाते हैं तो उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है उसमें कमी वाक़ हो जाती है. जैसे कि आपको अंदाज़ा है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमने डिस्कस की थी कि हाउ वी डिफाइन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. सो यहाँ पे जो MPK है, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है, इज इक्वल टू द आउटपुट ऑफ द लास्ट यूनिट विच इज़ FK प्लस 1 माइनस द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस यूनिट FK. राइट, अगर निकाल देते हैं तो आपके पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आ जाती है. सपोज मैंने एग्जांपल आपको लास्ट टाइम भी दी थी, अगर एक जो फर्म है, इफ इट uses 10 यूनिट ऑफ कैपिटल एंड प्रोड्यूसेस 1000 यूनिट ऑफ आउटपुट एंड देन इफ ही एड्स अप 1 मोर यूनिट ऑफ कैपिटल, अगर 10 से 11 यूनिट कैपिटल की कर देती है, उससे जो आउटपुट में इजाफा हो दैट इज 110 यूनिट्स. नो, द टोटल आउटपुट इज 110 यूनिट्स. सो हाउ मच इज द चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन कैपिटल, दैट इज 10 यूनिट्स. यानी कि 1 यूनिट आपने इजाफा किया कैपिटल का फ्रॉम 10 to 11, उससे आउटपुट में कितना इजाफा हुआ, दैट इज 100 से 110, 10 यूनिट का इजाफा हुआ. सो चेंज इन आउटपुट due to change in capital is 10 units and that is known as the marginal productivity of capital. But important property of this production function is that, जैसा कि आपको स्लाइड में नजर आ रहा है, this production function exhibits diminishing मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल. यानी कि इसका मतलब क्या है कि अब अगर यूं ही प्रोडक्शन प्रोसेस में ज़्यादा यूनिट लगा जाते हैं, मोर यूनिट्स लगाते हैं, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है एडिशनल वर्कर्स की, वो पिछले वर्कर्स से कम होती जाती है. नाउ हम ट्राई करेंगे, जैसा कि रिलेट करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन को विद द गुड्स मार्केट. गुड्स मार्केट को, जैसा कि हमने पीछे गुड्स मार्केट को हमने डिस्कस किया, हमने कहा था कि गुड्स मार्केट जो आउटपुट है हैज़ 4 कंपोनेंट्स. हमने ये कहा था C प्लस I प्लस G प्लस NX. तो यहाँ पे क्योंकि सोलो मॉडल में हमने ये कहा, शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया कि सोलो मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये 2 चीज़ें अज्यूम की हैं कि एक तो क्लोज्ड इकोनॉमी है और देयर आर नो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. तो जो नेशनल इनकम आइडेंटिटी नो बनेगी, जो कि हमारी पहले थी Y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस NX के 4 कंपोनेंट्स हैं जिसके दरमियान आउटपुट तकसीम होती है, आउटपुट यूज़ की जाती है, दैट इज़ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट. लेकिन हमने शुरू में कहा कि जब हमने सोलो मॉडल को एक्सप्लेन करना शुरू किया, हमने ये कहा कि इन सोलो मॉडल there are 2 assumptions. One, no government expenditure, and the economy is closed economy, no international trade in the country. So we can say that Y is equal to C plus I. So the national income identity will be only Y is equal to C plus I. Now in terms of per worker, agar if you divide this equation by both side by L, so we can get Y is equal to C plus I. That is income per worker is equal to consumption per worker plus investment per worker, where C is equal to C over L and I is equal to I over L and Y is equal to Y over L. So this is the national income identity, national income equation in case of solo, that income per worker is equal to consumption per worker plus investment per worker. अब जैसा कि पीछे भी हमने यही किया था कि जब हमने नेशनल इनकम आइडेंटिटी लिखी थी गुड्स मार्केट में, तो चारों कंपोनेंट्स को सेपरेटली एक्सप्लेन किया था कि कंजम्पशन किस चीज़, कौन सी कंजम्पशन होती है इकोनॉमी में, किस चीज़ पे डिपेंड करती है, इन्वेस्टमेंट क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, नेट एक्सपोर्ट. उसी तरह से यहाँ पे सोलो मॉडल में भी, क्योंकि सोलो मॉडल में Y is equal to C plus I only, तो we'll see that how we explain the consumption in solo model, determine the consumption in solo model, and how we determine the investment in solo model, and then we will combine in the national income identity. Consumption जो है, consumption function can be explained as S, जो कि आपको नजर आ रहा है, S is the saving rate, the fraction of income that is saved.
S is exogenous here parameter, and please you note that S is the only lowercase variable that is not equal to its uppercase version divided by L. ओनली S जो जब आप यूज़ करेंगे, जैसा कि हमने पीछे देखा मॉडल में कि जितने भी लोअर केस वेरिएबल थे सबको हमने L से डिवाइड किया, यानी कि Y को भी L से डिवाइड किया, कंजम्पशन को भी हमने L से डिवाइड किया, कैपिटल को भी L से डिवाइड किया टू फाइंड द लोअर केस वेरिएबल स्मॉल y, स्मॉल k, स्मॉल c, स्मॉल i. But here S is the parameter which is already exogenous, given in the economy, and is the saving rate and is in lower case, and without dividing the S into by L. According to Solow ये कहता है कि consumption is a function of income, and income का जो proportion है 1 minus S, so that is consumed, that is used for 1 minus S जो पोर्शन है कंजम्पशन का, सॉरी इनकम का, वो पे कंजम्पशन पे खर्च किया जाता है. जो वैल्यू है से अपना सेविंग की वो दैट इज़ 0 and 1. तो 0 और 1 के दरमियान कुछ पोर्शन जो है इनकम का, रियल इनकम पर वर्कर का कंजम्पशन पे खर्च किया जाता है, कुछ जो है उसका सेव कर लिया जाता है. एज वी नो दैट सेविंग पर वर्कर इज इक्वल टू y माइनस C. अगर पर कैपिटा इनकम में से उसकी कंजम्पशन निकाल दें, जो चीज़ रह जाती है वो क्या है, सेविंग है. अब इसमें जैसा कि आपने पिछले इक्वेशन में देखा कि कंजम्पशन C इज ए फंक्शन ऑफ 1 माइनस S into y, that is the proportion of income is spent on consumption and the remaining portion is saved. तो यहाँ पे अगर y minus C जो सेविंग पर वर्कर जब हम निकाल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सेविंग पर वर्कर इज इक्वल टू y, that is the income per worker minus consumption per worker. So income per worker से उसकी consumption per worker निकाल दें तो saving per worker आ जाती है. तो सिंपली यहाँ पे अगर आप C की जगह उसकी जो वैल्यू पीछे हमने पिछली इक्वेशन में, पिछली स्लाइड में हमने देखी, जो कि क्या थी कि C इज ए फंक्शन ऑफ 1 माइनस S इंटू वाई, अगर वो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आती है कि इफ़ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ C हियर वी गेट y माइनस into 1 minus S into y. If you just simplify this equation like y minus y plus sy, so this will become y से cancel कर देंगे तो you will get only sy. So you can say that S is equal to sy. So proportion of income, the saving depends on the saving per workers also depends on income per worker. जिस तरह consumption जो है, consumption is a function of savings, consumption is a function of income per worker, इसी तरह saving जो है, saving is also a function of income per worker. The proportion of income per worker is saved and proportion of income per worker is consumed by the worker. अगर हम इसको दोबारा will try to look into दोबारा जो national income identity है, which is y is equal to C plus I. Now अगर if we rearrange this equation we get the investment. अभी हमने consumption function निकाल लिया है, saving function निकाल लिया है, and now हम कोशिश करेंगे we will try to determine to find the income function, investment function. investment कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हम दोबारा जाते हैं national income identity की तरफ, और national income identity हमारी क्या है, y is equal to C plus I. If just rearrange this equation we get I is equal to y minus C, और जैसा कि हमने कहा y minus C is equal to sy. So we can say that investment is equal to saving because sy is the saving per worker. So we can say that in Solow model investment is equal to saving. So using the above results we can say that when we say that S is equal to sy or I is equal to sy or saving is equal to investment, then we can say that, and as we know that y is a function of small capital, that y depends on capital per worker, so we can substitute the value of y here. So I can be written as I is equal to SFK. So I is a function of capital, investment is depending on capital per worker, so investment per worker is a function of capital. So finally we said that हमने ये कहा, तीन चीज़ें हमने ये कही कि इन केस ऑफ सोलो मॉडल डिटरमिन की, इन केस ऑफ सोलो मॉडल कंजम्पशन इज इक्वल टू 1 माइनस एस वाई, सेविंग इज इक्वल टू
SY proportion of income per worker is saved, and we have also determined, हमने ये भी निकाला कि investment is equal to function of small capital capital per worker. So तीनों हमने function determine कर लिया, अब तीनों को हम इस्तेमाल करेंगे and we'll try to determine the Solow model equilibrium capital stock in the Solow model. इन्हीं तीनों functions को जो कि मैंने बताया आपको कि एक output function है, एक consumption function है, investment function है, how we can explain these with the help of a diagram. आपको जो डायग्राम सामने नजर आ रहा है, on y axis we are measuring output per worker, on x axis we measuring capital per worker. So we have a consumption, we have a income function प्रोडक्शन फंक्शन जो कि हमने पिछली स्लाइड में ड्रा किया है, और वी हैव ए इन्वेस्टमेंट फंक्शन विच इज बिलो देन दी प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि हमें पता है कि इनकम का कुछ हिस्सा सेव किया जाता है, कुछ कंज्यूम किया जाता है. इफ वी टेक ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज K1, सो K1 को अगर आप इफ यू एक्सटेंड दिस टू द प्रोडक्शन फंक्शन, दिस इज होल इनकम पर वर्कर, राइट. अब ये जो इनकम पर वर्कर है इसके दो हिस्से हैं. ये जो the portion between production function and the investment function is the consumption. So the difference between income and investment is the consumption, right? C1. And the difference between the investment function and the starting or the point of capital is the investment. तो अगर आप जैसे कि हमने नेशनल इनकम आइडेंटिटी कही, नेशनल इनकम आइडेंटिटी में देखा कि y इज इक्वल टू C प्लस I, तो उसी तरह ये जो C है, अगर आप C का कंजम्पशन है C1 है, इसको I1 में जमा कर दें, you will get the whole income. So we can explain that output per worker is divided into two parts. One is the consumption per worker and the other is investment per worker. Now depreciation, जैसा कि हमने कहा कि दूसरा जो डिटर्मिनेंट है कैपिटल का, एक डिटर्मिनेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट है, और दूसरा जो डिटर्मिनेंट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, दैट इज depreciation, change in depreciation or depreciation. तो we measure सपोज डेप्रिसिएशन को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से, जो कि आपको नजर आ रहा है. डेल्टा इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, द फ्रैक्शन ऑफ कैपिटल दैट वेज आउट ईच पीरियड. हर साल जो ज़ाया होता है, डेप्रिशिएट होता है, और इसको ग्राफ हमने ड्रा किया है. ऑन वाई एक्सिस वी मेजरिंग चेंज इन कैपिटल डेप्रिसिएशन पर वर्कर, एंड दैट इज कैपिटल पर वर्कर. ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव अ स्ट्रेट लाइन. सो द चेंज इन कैपिटल पर वर्कर depends on, or the depreciation depends on the capital available per workers. अगर कैपिटल पर वर्कर्स में इजाफा होता है तो डेप्रिसिएशन में भी इजाफा होता है, कैपिटल पर वर्कर में कमी वाक़ई होती है तो डेप्रिसिएशन में कमी वाक़ई होती है. तो दिस इज and then the capital is affected by depreciation. अगर डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, कैपिटल में कमी वाक़ई होती है. अगर डेप्रिसिएशन में कमी वाक़ई होती है तो डेप्रिसिएशन में इजाफा होता है. Capital accumulation, the basic idea is investment makes the capital bigger. तो investment में जब इजाफा होता जाता है, how capital accumulate, how capital increases in the economy, किस तरह से capital accumulate होता है, किस तरह से capital में इजाफा होता है. Basic idea is that when investment makes the capital bigger and depreciation make it smaller. तो जो दो component हमने capital के डिस्कस किए, determinants डिस्कस किए, एक क्या है, investment determine करती है capital को, एक जो है depreciation determine करती है. तो हमने ये कहा basic idea ये है कि capital economy में किस तरह से accumulate होता है, accumulation होती है capital की. The basic idea behind that is that अगर investment में इजाफा होता है, investment जो है किसी country में होती है, तो that makes capital bigger, और depreciation makes capital smaller. Now capital accumulation, change in capital is equal to is I minus change in minus depreciation or growth in depreciation. So since as we know that investment is equal to SK, the investment depends on the stock of capital per worker, so we can rewrite this equation, that is change in capital is equal to investment minus depreciation, right?
तो अगर आप चेंज निकालना चाहते हैं, अगर आप ग्रोथ निकालना चाहते हैं कैपिटल में, सोलो ये कहता है, Solo says that the change in capital is equal to investment minus depreciation. अगर investments में से आप depreciation निकाल देते हैं तो that tells us the how much capital is accumulated, how much capital is added in the economy during a specific time period. अब Solo के मुताबिक change in capital is equal to investment, which is SFK minus delta K, that is the change in that is the depreciation. According to Solo, अब हम why basically we are discussing, हमने शुरू में मैंने ये कहा था कि हम देख रहे हैं कि चेंज इन कैपिटल जो है और चेंज इन लेबर जो है, चेंज इन टेक्नोलॉजी जो है, हम देख रहे हैं कि आउटपुट किस तरह से डिटरमिन होती है इकोनॉमी में। अगर और दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस सोलो मॉडल। और हम देख रहे हैं कि अगर चेंज इन कैपिटल आता है तो डेफिनेटली देयर विल बी चेंज इन ग्रोथ। अगर कैपिटल में इजाफा होता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, डेप्रिसिएशन कम होती है, तो कैपिटल में इजाफा होगा तो उससे ग्रोथ में भी इजाफा होगा। सोलो ये कहता है कि देयर आर टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस चेंज इन कैपिटल in growth theories, growth model. One is the investment, the other is depreciation. So delta K is equal to SKFK, that is the investment minus delta K. तो students आज यहाँ पे इसको लेक्चर को ख़त्म करते हैं, स्टॉप करते हैं। Before I finish, I will just repeat what we have learned. शुरू में मैंने आपको आइडिया दिया, मैंने आपको बताया कि why economic growth is important for an economy, why it is necessary for an economy, जिसमें हमने देखा कि economic growth जो है important है, necessary है to compare the difference in the economy, to compare the difference in the country among the country, और इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि मुख्तलिफ ममालिक में गुर्बत का क्या लेवल है, क्या स्टेटस है। अगर हम ग्रोथ को कंपेयर करेंगे तो हम गुर्बत का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं ओवर द टाइम पीरियड इन डिफरेंट कंट्रीज। एंड सिमिलरली इट आल्सो हेल्प्स टू टेल समथिंग अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो हमने ये देखा, हमने ये कंक्लूड किया कि ग्रोथ जो है, ग्रोथ helps us to control poverty, to control mortality rate, to reduce or to improve the standard of living in the country. So growth को study करना, growth को समझना एक इकोनॉमिस्ट के लिए एज ए बिजनेस स्टूडेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ किस तरह से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकती है, किस तरह से बिजनेसेस में कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो ग्रोथ जो है इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमने इस टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए हमने शुरू ये किया, हमने बताया ये आपको इन ऑर्डर टू स्टडी द ग्रोथ। तो आपको जो बेसिक मॉडल है सोलो का, जो कि उसने 50s में दिया था, 58 में सोलो ने ये कहा था कि सोलो ये कहता है कि सोलो हैज़ गिवन द बेस थ्योरी और द मॉडल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। सोलो ये कहता है कि कैपिटल इज़ द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। लेबर में भी तब्दीली आती है, लेबर भी फिक्स नहीं होती लॉन्ग रन में, कैपिटल भी फिक्स नहीं होता, टेक्नोलॉजी में भी तब्दीली आती है। ये तीनों फैक्टर्स हैं मिल के डिटर्मिन करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को इन द लॉन्ग रन। तो हमने डिटेल से हमने शुरू किया डिस्कस करना, हमने एज्यूम किया सोलो मॉडल को डिस्कस करने के लिए दो चीज़ें एज्यूम की। हमने ये कहा कि लेबर इज़ गिवन, लेबर इज़ फिक्स्ड, और दूसरा हमने ये एज्यूम किया, हमने ये कहा कि इकोनॉमी जो है क्लोज्ड इकोनॉमी है। और इसमें हमने डिस्कस किया सोलो मॉडल को, एंड दैट शोज दैट इन द लॉन्ग रन ए कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स positively on its saving rate and negatively depends on पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ये जो दूसरा पैरामीटर है सेविंग को तो हमने डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट जो पॉपुलेशन ग्रोथ का है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सोलो मॉडल में हमने अभी तक ये देखा कि हमने इन्वेस्टमेंट फंक्शन डिटरमिन किया, कंजम्पशन फंक्शन डिटरमिन किया, और हमने ये कहा कि हाउ इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन को अगर आप कंबाइन करते हैं दैट विल गिव यू द आउटपुट पर वर्कर y इज इक्वल C प्लस I। और हमने ये कहा सोलो मॉडल में अभी आज तक जो हमने स्टडी किया, हमने ये कहा है कि कैपिटल इज डिटरमिन्ड बाय टू फैक्टर्स, वन इज द इन्वेस्टमेंट, द अदर इज डेप्रिसिएशन। सो y this capital is equal to change in capital is equal to investment minus depreciation। तो अगर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट में इजाफा होता है तो कैपिटल में भी इजाफा होता है, अगर डेप्रिसिएशन में इजाफा होता है तो
कैपिटल में कमी वाक़ होती जाती है। तो 2 फैक्टर्स हैं चेंज इन कैपिटल को डिटरमिन करने के लिए इन सोलो मॉडल, दैट इज द इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो दिस इज चैप्टर 4 आज हमने शुरू किया है, उसका कुछ हिस्सा आज हमने डिस्कस किया है। इंशाअल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे अगले 2 लेक्चर्स में, एंड विल ट्राई टू एंड अप finish this topic of economic growth, and especially the growth with reference to Solow model in the coming 2 lecture. Till the next lecture, Allah Hafiz, God bless you.